धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनावी नतीजे आ चुके हैं, मोदी जी इस्तीफा भी दे चुके हैं। नई सरकार शायद 7 जून को, हो सकता है कोई मुहूर्त निकल गया हो तो इसलिए ऐलान कर दिया गया कि नई सरकार 7 जून को गठित भी हो जाएगी। नीतीश कुमार पे जो ढोरे डाले जा रहे थे वो भी अब लगता है अधूरे रह गए हैं। चंद्रबाबू नायडू भी उधर ही जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं कि तीसरी बार नेहरू के बाद अगर कोई शख्स इस देश में प्रधानमंत्री बना तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ घट रहा है साहब, जिसको लेकर अब मीडिया ने बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया को तो मोदी की ब्रांडिंग करनी है। जो चीजें जमीनी सतह से निकल कर आई कि इतना हंगामा, इतना मशीनरी का इस्तेमाल, सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने, तमाम तरीके के तामझाम ईवीएम से करवाए और ना जाने कैसे कैसे जहरीले भड़काऊ बयान दिए, हर हथकंडा अपनाया, राम मंदिर को लेकर हल्ला मचाया। लेकिन फिर भी ये स्थिति क्यों हुई, उस पर बात करना मीडिया बंद कर चुका है। इसके अलावा मायावती का यह हश्र क्यों हुआ? मायावती जो अकेले चलो की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी और ये सोच रही थी कि साहब सारी पार्टियां एक तरफ और वो अकेली एक तरफ बड़ा कारनामा कर देंगे, लेकिन आज स्थिति हो गई है कि भाजपा के काम की भी नहीं रही है। इसके अलावा योगी बाबा जिन्होंने 200 रैलियां की हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, धुआंधार तरीके से तूफान मचा रखा था, वो पैसा पार्टी का खर्च हो रहा था कि सरकार का खर्च हो रहा था, कौन पूछने वाला और कौन बताएगा? उनका क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। ऐसे ही और भी सवाल हैं, उन सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति पर अपनी दमदार शानदार पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी नमस्कार। बहुत शुक्रिया। और शुरुआत अगर हम करें मायावती के साथ तो कैसा रहेगा सर? जी बिल्कुल ठीक है, मायावती जी से शुरू करते हैं। इसलिए मैं शुरू करना चाहता हूं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो मुलायम और काशीराम साथ आए और नारा गूंजा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और हुआ भी यही कि कल्याण सिंह सत्ता में वापस नहीं आ पाए और अब भी वैसा ही हुआ है। राम मंदिर बना दिया लेकिन अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई। तो क्या उस समय काशीराम को जो समझ आ गई थी, मायावती को आज वो समझ नहीं आ पाई? ठीक है, मायावती ने अपनी राजनीति धीरे धीरे लगभग नेस्तनाबूद कर ली है। किन्हीं अज्ञात शक्तियों के वो कंट्रोल में हैं और उन्हीं के अनुरूप वो फैसले ले रही हैं। और ये उनका दुर्भाग्य है कि वो उन अज्ञात शक्तियों के भी अब काम की नहीं रही। उत्तर प्रदेश में 19% मत माने जा रहे थे, लगभग थे भी, 2 चुनावों में लगभग इतने वोट वो लेकर भी आगे रही, अपनी सरकार बनाई 4 बार और 10 एमपी उनके रहे 2019 में। अब वो 9.37 के आसपास वो आ गई हैं, यानी कि 19 से 9% पे उनके मत रह गए। उन्होंने तमाम टिकटें अपनी इस हिसाब से बांटी कि गठबंधन के तो वोट कट जाएं, भाजपा को कहीं कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। और तमाम भाजपा के बड़े नेताओं के सामने उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे ताकि भाजपा को फायदा हो। और एक थोड़ा सा जोश बसपा कार्यकर्ताओं में आकाश आनंद को लेकर आने लगा था और उन्होंने नगीना से जिस तरह से अपनी सभा शुरू भी की थी और मैसेज दिया था कि वो चंद्रशेखर का एक विकल्प के तौर पर बसपा का एक चंद्रशेखर बन के निकलेंगे, उनके भी पर मायावती ने काट दिए। पर ही नहीं काट दे, बिल्कुल उनकी राजनीति का गला घोंट दिया। तो ये तमाम चीजें रही कि मायावती अपनी राजनीति खुद ही खत्म करती चली गई और सारी कुल्हाड़ियां उनके ही पैरों पर लगती रही। और जिन लोगों ने मायावती को इस तरह की राजनीति के लिए मजबूर किया, मायावती इस चुनाव में उनके भी काम की नहीं रही और उनका ही उल्टा नुकसान हो गया। यदि मायावती गठबंधन से अलग भी जाती और कायदे से चुनाव लड़ती तब भी शायद वो कुछ फायदा दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तमाम जगह भाजपा को जिताने की ही कोशिश करती नजर आई और भाजपा को भी उनसे कोई फायदा नहीं मिला। तो मायावती ने तो अपनी राजनीति एक तरह से उत्तर प्रदेश में खुद ही खत्म कर ली है।
खुद ही मायावती ने अपनी दुकान बंद कर लिया। लेकिन आपकी बातों से दो सवाल अभी तक उभर कर आए। एक तो वोट प्रतिशत गिर गया है मायावती का, यानी कि जो 19-20% हुआ करता था वो 9% पर आ गया है। ये एक बड़ा खामियाजा आप बता रहे हैं कि मायावती ने कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा कि 2019 तक उनके 10 सांसद थे, उनकी राजनीति तो असल में 2012 में ही खत्म होनी शुरू हो गई थी सर। 47 विधायक आए 2012 में उनके। 2017 में 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका कोई सांसद नहीं आया, और 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ उनके पास जो विधायक थे वो थे 19। और 2022 में आप जानते ही हैं कि एक विधायक, वो तो अखिलेश ने 2019 में उनको बुआ बना लिया और बबुआ काम आ गया। 10 सांसद उनको मिल गए। अब उन्हें अहंकार हो गया कि भैया मुझे बबुआ की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, तो फिर से वो उसी स्थिति में पहुंच गई हैं जो उनकी 10 साल पहले 2012-2014 में स्थिति थी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अखिलेश की वजह से कुछ स्थिति उनकी बेहतर थी, अब उनके बगैर जो है सब कुछ डूब गया है? देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े नेता निकल कर आए थे, काशीराम जी। और काशीराम ने दलितों की राजनीति को एक आवाज दी थी और उसको एड्रेस किया था, और उसका परिणाम भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी एक बड़ी शक्ति न केवल एक वोटों के आधार पर देखा था, जातीय समीकरणों के आधार पर भी एक बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। दलितों को उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में एक आशा की किरण नजर आई थी मायावती के रूप में और काशीराम के रूप में। तो बहुत जल्दी से वो शायद मायावती का दामन नहीं छोड़ते, और अभी भी देखा जाए तो पूरी तरह से उन्होंने मायावती का दामन नहीं छोड़ा है, जबकि मायावती की राजनीति सरासर आत्मघाती है। तो दलित एकदम से छोड़ने को तैयार नहीं थे और अभी भी नहीं छोड़ा है। इस बार जो दलितों के वोट, जो मायावती के वोट बैंक था, उसमें से वोट बेशक भाजपा को भी गया, लेकिन अधिकांश जो गठबंधन को गया है, तो आधा लगभग फिर भी मायावती के पास अभी रुका हुआ है। यदि मायावती इसी तरह की राजनीति आगे भी करती रहेंगी तो यकीनन वो खो देंगी। लेकिन एक अवसर था, बिल्कुल ठीक बात है कि 2019 में वो अखिलेश की बुआ बनकर ही 10 सीटें ले पाई, और अखिलेश उनको मदद करने के बावजूद मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गए, और उस मायावती से गठजोड़ में अखिलेश को नुकसान हुआ, मायावती को फायदा हुआ। लेकिन मायावती ने अपनी राजनीति में अविश्वसनीयता की और धोखाधड़ी की जो एक मोहर लगा रखी है, वो सबके साथ जैसा करती थी वैसा उन्होंने अखिलेश के साथ भी किया। बिल्कुल। और उसी का परिणाम ये रहा कि अखिलेश ने उनका दामन छोड़ दिया। ठीक है, यानी उनके साथ तो ये होना ही था। अब कुछ साल बाद हो गया, लेकिन मैं आपके बहुत प्रतिशत पे आना चाहता हूं। और मायावती ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि आगे वो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगी, होशियार रहेंगी, क्योंकि मुसलमानों ने अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है 2019 में उन्होंने यादव पे ठीकरा फोड़कर अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। अब वो मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ रही हैं। असल में उनके पास दलित वोट है ही नहीं। जो उनको 9% भी अगर वोट मिला है, वो जहां जहां उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे उसकी वजह से वो थोड़ा वोट मिला है। लेकिन अगर वो उसे मुस्लिम वोट बता दें, दलित वोट ना बताएं, तो दलितों में जो उनकी इमेज थोड़ी मोदी बाकी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या वो उस वोट को, दलितों का वोट बताकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, जाटा वोट अभी भी मायावती के साथ काफी हद तक है, और लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में भी ये बात अब बैठ गई है कि मायावती अब वो मायावती नहीं है जो जुझारू थी, जो तिलक तराजू की बात करती थी और महात्मा गांधी जैसे आदमी के पर भी कुछ कह सकती थी। और अब वो देख रहे हैं कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम न जाने कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, और तमाम इदारों से इतना डर जाती हैं कि अब वो कायदे से कोई बयान भी नहीं देती। और जिस तरह से उन्होंने, मायावती ने इस बार मुलायम सिंह मुसलमानों पर जो ठीकरा फोड़ा है, वो हर चुनाव के बाद इसी तरह से करती आई है। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इसी तरह से कहा है, उन्होंने इसके अलावा दलित यादवों को भी कहा था, उन्होंने मुसलमानों को भी कहा। तो ये तो वो हारने के बाद वो अपना खंबा नोचती ही है, ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। ठीक है, तो दलितों का उत्तर प्रदेश में कौन नेता होगा? क्या अखिलेश यादव, जिन्होंने कह दिया पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो नेता होंगे, या चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने दम पर नगीना से शानदार जीत दर्ज की है? कौन होगा दलितों का नेता? देखिए, दलितों का नेता अभी बनने में चंद्रशेखर को भी बहुत समय लगेगा,
कि ठीक है नगीना से वो सीट निकाल कर लाए हैं, बहुत अच्छी उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं सब जगह से सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। और उनकी राजनीति तो मायावती खत्म कर सकती थी अगर वो आकाश को उसी तरह से गोद में लिए के बैठी रहती तो, लेकिन उन्होंने आकाश को विड्रॉ कर लिया। तो ये जरूर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रदेश भर की जहां तक बात की जाए तो आगरा पार करने के बाद चंद्रशेखर को कोई नहीं जानता। पूरा जो उत्तर प्रदेश का दलित है जो 20% है परसेंटेज में, उसको चंद्रशेखर के पीछे लगने का अभी कोई औचित्य नजर नहीं आता। वो विकल्प के तौर पर वो अभी भी अखिलेश को देख सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में पूरा अखिलेश का दबदबा है, उनकी पार्टी का एक असर है, तो वो भी उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे जो उनके सुख दुख का ख्याल रख सके। और ये पीडीए तो एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है अखिलेश के लिए, और उसी का परिणाम था कि भाजपा पर विश्वास न करके दलितों ने जो बसपा से इतर जिन्होंने वोट किया है वो अखिलेश के साथ जाना उन्होंने पसंद किया। और साथ में कांग्रेस का इस बार साथ आ जाने का भी फायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा है दलित वोट, और उसके दम पर 50 साल उन्होंने राज भी किया है। तो मुझे लगता है कि वो ये कामयाब हो गया पीडीए, कामयाब हो गया है पीडीए। लेकिन अब यहाँ सवाल एक और भी तो पैदा होता है ना सर, कि मायावती ने जो पार्टी का ये हश्र किया है, क्या ये आरएसएस के कहने पे किया है कि उन्हें किसी ने समझा रखा है कि बहन जी अगर तुम इस पार्टी को बढ़ाओगी तुम्हारे बाद और नेता पैदा होंगे, हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री बनने लग जाएं, तो अगर दलितों में और मुख्यमंत्री बनने लग जाएगा तो तुम्हें भगवान कौन मानेगा, और मायावती को भगवान बनना है? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से तो वो प्रभावित होने वाली नहीं है, और उनको तो सिर्फ और सिर्फ डर से बेघर बिठाया गया है। और जैसे आप देखें कि ताज कॉरिडोर के समय में लग रहा था कि अब मायावती की राजनीति खत्म, अब वो जेल जाएंगी, अब ये होगा, अब वो होगा, वो सब चीजें बिल्कुल इतिहास हो गई। अब कभी कहीं कोई चर्चा नहीं होती कि मायावती के खिलाफ क्या कोई केस पेंडिंग भी है कि नहीं है। तो यानी आपका कहना यह है कि उनको जेल का डर ज्यादा है। मैं आपको रोक रहा हूं लेकिन अपने सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन था वो इनके पास गया और कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकते हैं इंडिया की तरफ से, और देश के अंदर एक क्रांति खड़ी हो जाएगी कि कोई दलित महिला, वैसे तो दलित आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं है, लेकिन पहली बार भी अगर कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो वो महिला होगी। कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा भूचाल भारत की राजनीति में आ सकता था, लेकिन मायावती ने ठुकरा दिया ऑफर को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद उन्हें किसी ने बता दिया है कि अपने बाद किसी को छोड़ो मत। नहीं, मुझे लगता है कि ये इस तरह से नहीं वो देखती होंगी कि मेरे बाद क्या होगा, वो तो ये कि मेरे जीते जी मेरा क्या होगा। तो मेरे जीते जी मेरा क्या होगा ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि एक तरह से जब आदमी सत्ता सुख भोग लेता है, आपने प्रेमचंद की वो कहानी पढ़ी होगी कि दलितों का कमजोर आदमियों की बात करने वाला जब एक जमींदार के बेटे के साथ उसके गांव चला जाता और 2 महीने अपने नौकरों चाकरों का सुख ले लेता है, तो फिर बाद में ट्रेन में आके वो लोगों से किस तरह से व्यवहार करने लगता है। तो सत्ता सुख मिलने के बाद एक आम आदमी बनकर जीना या जेल में चले जाना, ये कोई भी एक कमजोर व्यक्तित्व का आदमी। अब बात करते हैं बाबा जी की। बाबा जी यानी बुलडोजर वाले बाबा जी आदित्यनाथ योगी की, क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि प्रदेश में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है, और लोग अब इतिहास का कान ले लगे और कहने लगे हैं कि जब से सीट पर बैठे हैं बाबा जी तब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी घटी रही है। 2017 के चुनाव में जब बाबा जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी दी गई थी तो बीजेपी के पास अपने दम पर 312 और सहयोगी के दम पर 325 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सिमट कर रह गई 255, यानी बीजेपी घटी। 2017 में बाबा जी जब सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, उससे पहले 2014 में बीजेपी को अपने दम पर 73 और सहयोगियों के दम पर 75 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाबा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी आ गई 62 पर, सहयोगियों के दम पर 64 पर, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हश्र बहुत ही बुरा हो गया, 32-33 सीटों पर पहुंच गई बीजेपी। तो क्या बाबा जी की कुर्सी जाने वाली है सर? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि बाबा जी की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन ये तो बिल्कुल तय ही हो गया है कि इस चुनाव में बाबा गरजे तो बहुत लेकिन बरसे नहीं। उन्होंने 200 से ज्यादा सभाएं की, ताबड़तोड़ रैलियां की,
मैं जिस शहर से आता हूं गाजियाबाद, यहाँ पर भी वो 3 बार आए और एक एक विधानसभाओं में उनका जाना हुआ, बावजूद इसके वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए। तो इसके तमाम वजूहात हो सकते हैं। देखिए, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस हार को का ठीकरा बाबा के सर पे फोड़ना, ये काम तो दिल्ली में बैठे हुए लोग करेंगे ही, मीडिया को ये नहीं करना चाहिए। उसकी मैं वजह जो महसूस करता हूं, 2022 में ठीक है कि सीटें उनकी कम हो गई थी, लेकिन लगभग 41% वोट भाजपा का रहा था उत्तर प्रदेश में। और जब मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं, शायद इस समय भी लगभग 41% के आसपास ही वोट भाजपा का उत्तर प्रदेश में रह गया है। ये हार तो सरासर मुझे नरेंद्र मोदी की लगती है। जिस तरह से उनका आचरण रहा पूरे चुनावों में, और ये उसकी हार है। आपने बात बाबा की है, तो मैं बाबा आदित्यनाथ योगी पे ही पहले इस बात को खत्म करता हूं। तो उनको खिलाफ तो ये षड्यंत्र अब दिल्ली में रचे ही जाएंगे और उनको हटाने के प्रयास भी किए जाएंगे। चुनावों से पहले ही ये लग रहा था कि बाबा को हटा दिया जाएगा। और आप देखें कि जिस तरह से क्षत्रियों में एक मैसेज गया राजपूतों में कि चुनाव बाद बाबा आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, और लेकिन उसका दिल्ली से कोई पुरजोर खंडन नहीं हुआ, इसके भी कोई न कोई तो मायने निकाले ही जाने चाहिए। तो षड्यंत्र जो होंगे वो दिल्ली में बैठ के बाबा के खिलाफ होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये तो तय ही था। लेकिन वो षड्यंत्र कितने कामयाब होंगे ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि बाबा का भी एक वोट बैंक, उनके चाहने वालों का भी एक बड़ा समूह उत्तर प्रदेश में गठित हो चुका है। जैसे खास तौर पर हम बात करें क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश में इस बार नाराज था, उसने वोट भी नहीं किया भाजपा को। और चाहे उसके कारण कुछ भी बताए जाएं, गुजरात से शुरू हुआ या गाजियाबाद में भी कि सिंह टिकट कटने से शुरू हुआ, या और तमाम जगहों पे क्षत्रियों को स्टेप डाउन करने से संबंधित बातें निकल कर रही। तो क्षत्रियों की नाराजगी का ये एक पहलू है सर कि भाई क्षत्रिय नाराज हुए, सीएम हटाने की बातें हो गई, ये तमाम तरीके की चीजें हैं और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। लेकिन असल जो कुछ हुआ है वो मोदी की वजह से हुआ। लेकिन एक लोग जो एक धारणा बता रहे हैं कि अगर बाबा इतने ही काबिल थे तो नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता बनाई थी तो उन्होंने बाबा को मंत्री क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाबा तो 5 बार के सांसद थे। तब भी बाबा ने तो 2017 में अपने लठ के दम पर सीएम बनना जो है तय किया था। बीजेपी उनको सीएम भी नहीं बना रही थी। और ये बातें जो कर रहे हैं लोग, इसमें कितना दम है? देखिए, भाजपा की जो राजनीति थी वो तो इस देश में राम मंदिर मूवमेंट के बाद ही शुरू हुई है। उससे पहले की जनसंघ और भाजपा के शुरुआती 2 एमपी से तो उसके अलावा तो कभी कुछ था ही नहीं। विचार के स्तर पर जरूर भाजपा यहाँ जिंदा थी, आरएसएस के रूप में या जनसंघ के रूप में या हिंदू महासभा के रूप में। तो एक राजनीतिक दल के रूप में तो कायदे से वो उभरी है राम मंदिर मूवमेंट से। और राम मंदिर मूवमेंट उत्तर प्रदेश की ही से ही आता है। यही राम मंदिर बनना था, यही बाबरी मस्जिद उन्होंने ढहानी थी, यहीं से देश भर से हिंदुत्व की लहर उन्होंने उठानी थी। तो उसी लिए उन्होंने एक भगवाधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ताकि आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में लोग ये कह रहे हैं सर कि बाबा अपने दम पे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने डंडा गाड़ दिया कि पार्टी में बगावत कर देंगे, कुछ विधायकों को तोड़ लेंगे। क्योंकि बाबा तो 5 बार के सांसद भी थे ना। नरेंद्र मोदी को अगर बाबा इतने ही पसंद थे तो 2014 में केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री क्यों नहीं बना दिया था? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि वो बाबा को पसंद करने की वजह से नहीं, अपने जरूरत की वजह से लाए थे। नहीं तो देखिए, आज ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के तो उस समय जिक्र हो ही चुका था कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल पड़ा था, मनोज का नाम चल पड़ा था, और तमाम तरह के नाम निकल कर आने लगे। मनोज सिन्हा का नाम तो लगभग फाइनल सही कर दिया था। लेकिन ये राम मंदिर मूवमेंट को लेकर, जिसमें अभी अगले कई साल तक उन्होंने अभी करंट भरना था, 2014 से लेके अब देखिए 2024, 10 साल तक तो इसी के दम पर दुकान चलाई है ना। तो वो उस दुकान का एक शो पीस की तौर पर एक भगवाधारी को उन्होंने बिठाना था, वो बिठाया उन्होंने। तो ये देश भर में मैसेज उन्होंने देना था, जो खुद मोदी, आप देखें नरेंद्र मोदी किस तरह से
भगवा वस्त्र पहन के हाथ में माला टीका और ना तमाम तरह के आडंबर दिखाते हैं। क्या आदित्यनाथ योगी का जो भगवा काम आ रहा था भाजपा के, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के, वो अब काम नहीं आ रहा, इसलिए हटा दिया जाएगा उनको? मुझे लगता है कि चरम तक तो वो पहुंच के काम आया ही है। यहां तक 41% वोट उत्तर प्रदेश में लेकर बैठे हुए हैं, तो ये उनका चरम है। हिंदुस्तान की जनता, देखिए आप भारतीय जनमानस को समझिए, और भारतीय जनमानस बहुत समय तक कोई तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है। वो जो भी हालात होते हैं उससे वो तारतम्य बिठा लेता है। एक जो हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा किया जाता है, उसको भी वो एक वक्त से ज्यादा और वो एक हद से ज्यादा झेलने के लिए वो तैयार नहीं रहता। तभी आपने देखा जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया भर से लोगों को बुलाकर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और 5 महीने में उसकी हवा निकल गई। वो हवा यूं निकल गई कि बहुत ज्यादा देर तक कोई भी इमोशन होल्ड करने में हम भारतीय नाकाम रहते हैं, और कोई तनाव हमें बहुत दिन तक सालता नहीं है। उसके बाद हम सामान्य हो जाते हैं। हमारे यहाँ 13वीं से लौटकर घर में खाना खाते हुए भी हंस हंस के हम लोग बातें कर लिया करते हैं। तो ये एक चरम था, वो चरम उन्होंने छू लिया है। अब जो गेंद जो उछाली गई थी, अब वो नीचे आने का टाइम है, और वो गेंद नीचे आ जाएगी। ठीक है, गेंद तो नीचे जो आएगी वो तो आती हुई दिख रही है। अपने दम पर सत्ता नहीं बना पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, खुशामद करनी पड़ रही है नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन क्या बाबा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की तरह हैं कि उठा के बदल दो? क्या बाबा गुजरात के मुख्यमंत्रियों की तरह हैं कि उठाकर बदल दो? क्या बाबा हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरह हैं कि उठाकर बदल दो? बाबा को बदलना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, लगता है इनके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, अगर प्रचंड बहुमत से ये सरकार बनती और 400 पार की जो बातें की गई थी, कि अगर इस तरह से होता, तो यकीनन मुझे विश्वास है कि बाबा को केंद्र में कोई बहुत बड़ा पद के लालच में बुला लिया जाता। चाहे वो उसे स्वीकार करते या नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन ये प्रयास जरूर होता। लेकिन इस समय इस कमजोर स्थिति में, कि जब सरकार भी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हों, तो ऐसे में अब कोई रिस्क नहीं लेगा। और दूसरी बात, एक बात जग जाहिर है और तमाम तरह के खबरों में निकलकर भी छन छन कर बाहर आती रही है, कि बाबा से दिक्कत मोदी जी को नहीं है, बाबा से दिक्कत अमित शाह को है। और अमित शाह जो अपने आप को मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते होंगे, उनके राह में सबसे बड़ी बाधा बाबा है। क्योंकि जो एक अतिवादी हिंदू हैं, वो अमित शाह की बजाय बाबा को ज्यादा पसंद करेंगे। खास तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरह का अल्पसंख्यकों के प्रति जो योगी का व्यवहार रहा है, उससे जो अतिवादी हिंदू हैं वो बहुत उत्साहित हैं, और उनको बड़ा एक खुशी से का एक आभास होता है। तो ऐसे में वो अमित शाह की बजाय योगी को पसंद करेंगे। तो इस वजह से अमित शाह उनको रास्ते से हटाना चाहेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह का कोई रिस्क लिया जाएगा, क्योंकि तमाम तरह की मुसीबतें सामने खड़ी हैं। ऐसे में कोई नई मुसीबत कोई मोदी जी या कोई क्यों पालना चाहेगा? इस तस्वीर को उलट देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया शिवराज सिंह को कैसे साइड कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे साइड कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को कैसे उठा के अलग डाल दिया है। लेकिन बाबा को डालना आसान नहीं है, बल्कि बाबा उल्टी इनकी बैंड बजा सकते हैं और बीजेपी को गुजरातियों से मुक्त करा सकते हैं। इस बात में कितना दम है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ना तो बाबा को छेड़ा जाएगा और ना ही बाबा को छेड़ने की जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। और एक दफा बीच में चर्चा आई थी कि उनको स्टेप डाउन किया जा रहा है और उनको दिल्ली बुलाने की बात चल रही थी। इस तरह की चर्चाएं थी, या वो गॉसिप कह सकते हैं, या कहीं छन छन कर आई हुई खबरें थी या अफवाहें थी। तो लेकिन ऐसे में ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं वापस गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, लखनऊ से गोरखपुर तो जा सकता, लखनऊ से दिल्ली नहीं आऊंगा। इस तरह की बातें निकल कर आई थी कई साल पहले। तो मुझे लगता नहीं कि अब ऐसी स्थिति है कि कोई रिस्क लेगा, चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो। आज की तारीख में तो कम से कम बाबा को छेड़ने का साहस वो नहीं कर पाएंगे।
क्या क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह टाइप के तमाम नेता बाबा के कंधे पर बंदूक रख के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस साइड करा दे, और वैसे भी गठबंधन की सरकार बन रही है और वो अपना चेहरा आगे कर दें? क्या ऐसा हो नहीं सकता? ये तो मुझे लगता है अंदर खाने हो भी रहा हो तो कोई से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए कल इस तरह की चर्चाएं थी कि ये नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन इसी शर्त पर देने की बात की है कि मोदी जी की जगह किसी और को मुख्य प्रधानमंत्री बनाया जाए। गडकरी जी का नाम भी निकल कर आया और गडकरी और मोदी जी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को भी तरह तरह के लेके खबरें आती रही हैं कि उनके बीच में कई तरह के विवाद हैं या एक दूसरे के प्रति सहमतियां नहीं हैं। आपने देखा होगा कि पिछले पूरे 5 साल में भाजपा का चाहे वो पार्षद स्तर का नेता हो या बूथ का कोई कार्यकर्ता हो या गृह मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर का आदमी हो, तो उसे बात करते समय 4 बार मोदी जी का नाम लेना पड़ता था कि ये काम तो मोदी जी ऐसे, ये काम तो ऐसे मोदी जी ऐसे करेंगे, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने ये किया, मोदी। कभी कोई ये नहीं कहता था कि हमारी पार्टी ने ये काम किया या भाजपा ने ऐसा काम किया, उन्हें मोदी जी का नाम लेना पड़ता था। इकलौते नितिन गडकरी ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमेशा बात करते समय ये कहा। आप उनके पिछले 5 साल के सारे इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, एक में भी वो कहते नजर नहीं आएंगे कि मोदी जी ने ऐसा किया। वो ये कहते मैंने ये किया, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा। तो वो इकलौते ऐसे आदमी थे जो अपना ब्रांड खुद बनाकर चल रहे थे। तो ऐसे में जो मोदी जी को नापसंद करने वाले लोग होंगे, उनकी प्रबल इच्छा होगी कि मोदी जी स्टेप डाउन हो और उनकी जगह नितिन गडकरी, और अगर सपोज कहीं कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो कि मोदी जी को हटाना है चाहे कोई भी लाना हो, तो वो उसके लिए योगी जी को नाम आगे किया जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि इसमें राजनाथ सिंह या गडकरी मन से ऐसा नहीं चाहते होंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में उन्होंने वो अपनी प्रतिष्ठा तो गंवाई है जो 2014 से पहले उन लोगों ने प्राप्त कर रखी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रतिष्ठा गवाई है असल में वो मोदी की गई है, लेकिन क्योंकि मीडिया ना बता रहा है कि अयोध्या में कैसे हार हुई है, मीडिया ना ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की हार कितने वोटों तक सिमट गई है, पहले के रिकॉर्ड क्या है, अब नहीं बताओगे तो क्या होगा, सिर्फ अगली बात करोगे सरकार कैसे बन रही है, कौन मंत्री बनने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, तो लोगों के सामने से उन चीजों को गायब करना है। लेकिन असल मुद्दा लगता है छूटने वाला नहीं है इतनी आसानी से, नरेंद्र मोदी की जान को छोड़ने वाला नहीं है कि ये सब हुआ तो आप ही की वजह से हुआ है। ये आवाजें आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी के अंदर से भी उभर कर सामने आने लग जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया।